नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में अक्सर कर देखने को हमें मिल ही जाता है। तो हम जब किसी विषय की तैयारी करते हो तो सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। उस जिस भी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में छूटना नहीं चाहिए। तो अभी हम जो भूगोल की सीरीज चल रही है उसी के अंतर्गत आता है भारत में हाथी रिजर्व। साथ ही शुरू करते हैं। भारत में जो हाथी रिजर्व हैं, एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया है, उनकी संख्या है 33। और हाथी संरक्षण परियोजना हाथियों के प्राकृतिक आवास स्थलों में उनका दीर्घकालीन जीवन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों में 1992 ईस्वी में गजतमे नामक हाथी संरक्षण परियोजना लाई गई थी। और हाथी संरक्षण परियोजना क्या है? इस प्रोजेक्ट एलिफेंट के माध्यम से सरकार उन राज्यों को हाथियों की सुरक्षा और प्रबंधन में मदद करती है जहां जंगली हाथी मुक्त आबादी में रहते हैं। इस परियोजना का जो शुभारंभ किया गया था वो झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया था। वर्तमान समय में यह परियोजना 16 राज्यों में चल रही है। हाथियों की संख्या बढ़ाने तथा मानव हाथी संघर्ष को रोकने के प्रयासों पर बल दिया जा रहा है। बाघ परियोजना की अपेक्षा जैसे भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है, उसी तर्ज पर राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण के गठन की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। और बाघों की तर्ज पर ही हाथियों की संख्या को बढ़ाने तथा मानव हाथी संघर्ष को रोकने के प्रयासों को बल दिया जा रहा है। ये 16 राज्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करते हैं हम। इसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि राज्य शामिल हैं। बाघ परियोजना की अपेक्षा हाथी परियोजना जो है, उद्यानों के लिए जो हाथी परियोजना के उद्यान होते हैं वो बाघ परियोजना की अपेक्षा इनके लिए अधिक बड़ा सुरक्षित क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जिससे कि हाथी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकें। और जो हाथी संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं उनका कुल क्षेत्रफल लगभग 72,655 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है भारत में। अब जो 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 परियोजना है, जैसे हाथी परियोजना है, हाथी संरक्षण क्षेत्र है, ऐसे ही जैसे बाघ संरक्षित क्षेत्र इनकी घोषणा की जाती है, अधिसूचित किए जाते हैं, ये कार्य आता है राज्यों के जिम्मे में। केंद्र सरकार क्या करती है? इनको अलग से सहायता प्रदान करती है। जैसे केंद्र सरकार क्या करती है, इन राज्यों को परियोजना हाथी के लक्ष्य को पूरा करने और प्राप्त करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। इतना ही नहीं, हाथियों की जनगणना के उद्देश्य से जो सहायता चाहिए होती है तकनीशियों की, जो विशेषज्ञों की, वो भी प्रदान करती है। मानव हाथी संघर्ष के रोकने के लिए जो क्षेत्रीय अधिकारियों को ट्रेनिंग वगैरह देने का कार्य है वो भी केंद्र सरकार इसमें भी सहयोग करती है। आमेर का एक कुंडा ग्राम है जो जयपुर राजस्थान में है। केंद्र व राज्य सरकार दोनों की सहायता से एक एशिया का तीसरा तथा भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया है। भारत में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कोट्टूर केरल में बनाया गया था। आगे चले हम तो वर्ष 2010 की यदि बात करें, भारत में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसकी जो है सलाह पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की सिफारिश पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 22 अक्टूबर 2010 को भारत में हाथियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए उसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। क्या किया गया है? राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है।
कब? 2010 में। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की सिफारिश पर। और ये घोषित किसने किया? तो किया है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है कि हाथी क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया गया है। आगे चलें। हाथी परियोजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है? हाथी परियोजना के जो उद्देश्य हैं साथियों, उसमें प्रमुख उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित हैं, हमने दिए गए हैं। पालतू हाथियों का कल्याण सुनिश्चित करना। पहले क्या होता था कि पालतू हाथियों को कहीं सर्कस में रखा जा रहा है या कहीं पर उनको पर्याप्त रूप से भोजन नहीं दिया जा रहा है, वो बीमार है तो उनकी उचित देखभाल नहीं की जा रही है। ये सब समस्याएं भी इस परियोजना के, इन समस्याओं को हल करना भी इस परियोजना का उद्देश्य है। और हाथी संरक्षण के लिए वैज्ञानिक और नियोजित प्रबंधन रणनीतियों का विकास और प्रचार करना भी इस हाथी संरक्षण परियोजना का उद्देश्य है। भारत में हाथियों की मौत के प्राकृतिक जो कारण थे, प्राकृतिक कारणों को रोकने के लिए रणनीति विकसित करना ये भी इसका उद्देश्य था। पहले क्या था कि हाथी दांत जो बहुत ही कीमती होता था, इससे आभूषण बनाए जाते थे, तो मात्र हाथी दांत के लिए इन हाथियों का शिकार कर दिया जाता था और उसमें भी विशेष रूप से नर हाथियों का शिकार ज़्यादा किया जाता था। आज भी हम देखते हैं कि जो कुल आबादी है उसमें नर हाथियों की आबादी बहुत कम है। हाथियों के प्राकृतिक आवासों और उनके प्रवास मार्गों की पारिस्थितिक बहाली सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। हाथियों के आवासों में मनुष्यों और हाथियों के बीच जो संघर्ष बढ़ता है, उस बढ़ते संघर्ष को कम करना और रोकना भी इसका शामिल है। पालतू हाथियों के उचित प्रजनन और स्वास्थ्य देखभाल के लिए पशु चिकित्सा देखभाल की सुविधा भी प्रदान करना है। हमने आए दिन देखते हैं, जैसे जो असम का क्षेत्र है या जहाँ भी जो हाथी संरक्षित क्षेत्र हैं, उसके आसपास यदि कहीं पर भी जो उससे लगा हुआ कृषि क्षेत्र है, जहाँ पर कृषि की जाती है और विशेषकर यदि गन्ने की खेती वहाँ होती है, तो हाथी गन्ने के लिए बहुत ही लालायित रहता है, उसका प्रिय भोजन है। तो उन खेतों में हाथी के झुंड के रूप में जब घुस जाते हैं, तो वहाँ पर हाथी और मनुष्य के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसान क्या करते हैं? अपनी फसल को बचाने के लिए हाथियों पर घातक हमला करना शुरू कर देते हैं और प्रत्युत्तर में हाथी भी किसान को पकड़कर पटक देते हैं या उनको पैरों तले कुचल भी देते हैं। तो ऐसे कई बार से आपने देखा होगा, या तो किसान हाथियों को का शिकार कर देते हैं या उन्हें क्षति पहुंचाते हैं, या हाथी किसानों को शारीरिक क्षति पहुंचा देते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या किया गया है कि वहाँ जो हाथी संरक्षित क्षेत्र में अधिकारी हैं, तो उनका नंबर दिया जाता है, तुरंत वो किसान को फ़ोन करें, यदि हाथी के झुंड में आ गए हैं तो वो आते हैं तो सुरक्षित तरीके से पटाखे या कुछ भी आवाज़ वाली ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों का प्रयोग करके हाथियों को वहाँ से भगा देते हैं। इससे क्या होता है? हाथियों की हानि भी नहीं होती है और जो मानव है उसकी भी हानि नहीं होती है। हाथी संरक्षण से संबंधित मुद्दों के लिए जो मुद्दे हैं उन पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और इन मुद्दों पर जनता को शिक्षित करना, जागरूक करना, ये भी आता है। जैसे आपका काजीरंगा जो हाथी अभयारण्य है, वहाँ पर क्या है कि जो मार्ग बने हैं वो भी रास्ते से बने हुए हैं। तो आपने अक्सर कर टीवी में देखते हैं कि हाथियों के झुंड भोजन की खोज में रोड पर आ जाते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें कोई नुकसान न पहुँचाएँ तो वो भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। यदि आप उनको उत्तेजित करेंगे तो वो भी आक्रामक मुद्रा में आ जाते हैं। अब अखिल भारतीय जो हाथी गणना हुई है, हाथी गणना समय समय पर की जाती है और अलग अलग तरीके से जब हाथी गणना की जाती है तो कुछ आंकड़े भी अलग अलग आते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक जो समन्वित आंकड़ा लेना होता है, उसके लिए एक केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है आपका, उसने 12 अगस्त 2017 को अखिल भारतीय हाथी संख्या आकलन का प्रारंभिक परिणाम जारी किया और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक जो हाथियों की कुल संख्या है वो है 27,312 दर्ज की गई। साथियों, हाथी टास्क फोर्स भी गठित किया गया है। बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाइयों में
हाथियों की हत्या और मानव हाथी संघर्ष के जो बढ़ते हुए कारण हैं या उनके जो कारण जो तनाव उत्पन्न होता है, उसने सरकार को टाइगर जो टास्क फोर्स गठित किया गया उसी की तर्ज पर हाथी टास्क फोर्स की स्थापना के लिए भी प्रेरित किया है। हाथी टास्क फोर्स का जो ध्यान है वो दीर्घावधि में हाथियों के संरक्षण के लिए व्यावहारिक समाधान लाने पर है। एलिफेंट टास्क फोर्स का नेतृत्व वन्यजीव इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर महेश रंगराजन ने किया था और शामिल अन्य सदस्यों में संरक्षण और पशु कल्याण कार्यकर्ता, हाथी जीव विज्ञानी और पशु चिकित्सक शामिल थे। भारत के जंगलों में लगभग 25,000 से लेकर 29,000 के बीच में हाथियों की संख्या है, लेकिन भारत में जो नर हाथी हैं उनको बाघों जितना ही खतरा है, क्योंकि भारत में जो नर हाथी बचे हैं 27,312 में, उनकी संख्या लगभग 1,200 के आसपास ही शेष बची है। सॉरी साथियों, जो नर हाथियों की संख्या है वो बची है आपकी लगभग 1,200 के आसपास। आप देख सकते हैं 27,000 में 12,000 की संख्या बहुत छोटी है, 1,200 की। और एशियाई हाथियों के निवास स्थान के क्षरण, मानव हाथी संघर्ष और हाथी दांत के अवैध शिकार से बहुत बड़ा खतरा है। यह समस्या भारत में अधिक गंभीर है, जहाँ दुनिया के जितने भी एशियाई हाथियों की कुल आबादी है उसका 50% आबादी कहाँ रहती है? 50% आबादी रहती है हमारे भारत में। तब भी एक बड़ी संख्या है और हमने हाथियों के लिए जागरूक समय रहते ही हो गए, तो हाथी काफ़ी मात्रा में संरक्षित है और अच्छी संख्या भी इनकी भारत में है। आगे हम बात करते हैं देश में हाथियों की सर्वाधिक संख्या। प्रश्न बनता है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। देश में हाथियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो नंबर 1 पर आपका आता है कर्नाटक, नंबर 2 पर आपका आता है असम, और नंबर 3 पर आपका आता है केरल। अब संख्या तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हमने संख्या आपके लिए दी है कि जो 2017 की हाथी जो संख्या आकलन था उसके अनुसार जो कर्नाटक में संख्या है वो कितनी है? लगभग 6,049। सॉरी साथियों। इसके पश्चात असम आता है, तो असम में संख्या है आपकी 5,718 और 3,054 संख्या के साथ केरल तीसरे स्थान पर है। इससे संबंधित प्रश्न बन जाता है और आपको अल्टरनेटिव लगाने के लिए भी आ सकता है कि सबसे अधिक हाथी कहाँ है? तो कर्नाटक में, दूसरे नंबर पर आपका असम में आता है और तीसरा नंबर आपका आता है केरल में। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में अधिसूचित जो है आपका हाथी रिजर्व, अधिसूचित, ये अनुसूचित नहीं साथी, अधिसूचित है। अधिसूचित हाथी रिजर्व की बात करते हैं हम। सबसे पहले जो आता है वो है आपका मयूर झरना हाथी रिजर्व। ये कहाँ पर है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। सिंह भूमि ये आ जाता है साथियों, प्रश्न ऐसे ही आता है, या तो ये पूछा जाएगा कि सबसे अधिक हाथी किस जो है राज्य में है पाए जाते हैं, वो आएगा, या हाथी रिजर्व का नाम दे दिया जाएगा और उधर सामने राज्य दे दिए जाएंगे और आपके लिए मैच करने के लिए प्रश्न बनता ही बनता है। या ये पूछा जा सकता है कि हाथी संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? तो आपको पता है ये 1992 में शुरू की गई। सिंह भूमि हाथी रिजर्व की बात करें तो ये आपके झारखंड राज्य में है। मयूरभंज हाथी रिजर्व की बात करें तो उड़ीसा में है। महानदी हाथी रिजर्व है तो ये आपके उड़ीसा के अंतर्गत ही आता है। आगे बात करें हम संबलपुर हाथी रिजर्व की, तो ये आपका उड़ीसा में ही आता है। वैतरणी हाथी रिजर्व भी उड़ीसा में आता है। दक्षिण उड़ीसा हाथी रिजर्व नाम से ही जाहिर है, तो ये भी उड़ीसा के अंतर्गत ही आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लेमुरु हाथी रिजर्व, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। बादलखोल तमोर पिंगला हाथी रिजर्व, ये भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य में ही है। कामेंग हाथी रिजर्व इंपॉर्टेंट है, ये आपका कामेंग हाथी रिजर्व,
ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। शोनितपुर हाथी रिजर्व ये आपका असम राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं हम, तो बात करते हैं देहांग पटकोई हाथी रिजर्व की। देहांग पटकोई हाथी रिजर्व साथियों, तो ये है आपका असम राज्य में, देहांग से ही समझ में आता है। काजीरंगा जो आपका एक सींग वाला गैंडा के लिए भी प्रसिद्ध है। काजीरंगा में आपका टाइगर रिजर्व भी है और काजीरंगा में हाथी रिजर्व भी है, बहुत बड़ा एरिया है, तो ये असम में है। धनश्री लुंगडिंग हाथी रिजर्व ये भी असम राज्य में है। दक्षिणी अरुणाचल हाथी रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में ही साथियों, जैसा कि नाम से संबंधित आ रहा है। पिछले पेज में आपने देखा कि दक्षिणी उड़ीसा है तो उड़ीसा में होगा, दक्षिणी अरुणाचल है तो अरुणाचल में होगा, या उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व होगा तो उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन ऐसा पूछने की संभावना कम रहती है। कौन से पूछे जाते हैं, इनसे प्रश्न बनता है, जैसे काजीरंगा पूछ लिया आपसे, धनश्री लुंगडिंग पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतांगी हाथी रिजर्व ये आपका नागालैंड राज्य में है। चिरांग रिपू हाथी रिजर्व ये आपका आता है असम में। आगे बात करें हम, असम में आप देखेंगे, असम में जो हाथियों की संख्या है वो दूसरे नंबर पर है। कर्नाटक के बाद सर्वाधिक संख्या असम में ही है। पूर्वी दो आष्ट हाथी रिजर्व ये आपका पश्चिम बंगाल में आता है। गारो हिल्स, गारो खासी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, मेघालय में है। तो इनसे आप ये अंदाज लगा लीजिए कि गारो खासी से संबंधित बात है तो कहाँ है, मेघालय में। गारो हिल्स हाथी रिजर्व भी है और खासी हिल्स हाथी रिजर्व भी आपका मेघालय में है। मैसूर कर्नाटक में है, मैसूर राज्य पुराने समय में, और मैसूर हाथी रिजर्व भी कर्नाटक में है। वायनाड हाथी रिजर्व केरल में है। ये वायनाड बहुत प्रसिद्ध है, पहले इसका नाम नहीं जाना जाता था, लेकिन जब से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तब से ये चर्चा में है। तो वायनाड ये वन्यजीव संरक्षण के लिए भी बहुत उपयोगी है। आपने देखा होगा, कल के क्लास में भी आपने देखा था कि जो आपका बाघ रिजर्व है उसमें भी वायनाड का नाम आता है। आगे हम बात करते हैं नीलंबुर हाथी रिजर्व। ये नीलंबर हाथी रिजर्व आपका केरल राज्य में अवस्थित है। एक और चीज़ साथियों, आप आगे नाम आने वाला है पेरियार का। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। पेरियार आपका जो राष्ट्रीय बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है पेरियार के नाम से, और पेरियार के नाम से हाथी रिजर्व भी है। ये पेरियार का नाम जैसे ही आया आप तुरंत पहुँच जाए केरल। और इनको पेरियार जी थे, ये जो है धार्मिक सुधार के रूप में, या ये अपने आप को नास्तिक मानते थे, हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते थे। और बाइकोम का जो इनको लीडर भी कहा जाता, बाइकोम जो सत्याग्रह हुआ था, इसमें जो अछूत जाति के लोग थे उनको मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन किया गया था, उसकी लीडिंग पेरियार रामास्वामी ईवी नायकर ने ही की थी। और इनके प्रयास से ही जो है जो वहाँ के अछूत लोग हैं उनको मंदिरों में प्रवेश का अधिकार मिला था। अनाईमुडी हाथी रिजर्व की हम बात करें तो अनाईमुडी हाथी रिजर्व आपका केरल राज्य में अवस्थित है। नीलगिरी हाथी रिजर्व ये तमिलनाडु राज्य में है। कोयम्बटूर हाथी रिजर्व ये भी आपका तमिलनाडु राज्य में है। और अन्नामलाई हाथी रिजर्व ये भी तमिलनाडु राज्य में ही है। आप देखेंगे कि जो हाथी रिजर्व अधिसूचित क्षेत्र हैं इनके लिए हाथी रेंज घोषित की गई हैं। अगर रेंज की बात करें तो वो रेंज हैं 11। पूर्वी भारत रेंज है, इसमें दक्षिण पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा आता है। उत्तरी ब्रह्मपुत्र रेंज है, उसमें असम और अरुणाचल प्रदेश आता है। दक्षिणी ब्रह्मपुत्र है, उसमें असम, अरुणाचल प्रदेश आता है। ऐसे ही काजीरंगा जो हाथी रेंज है उसमें असम और नागालैंड का क्षेत्र आता है। पूर्वी द्वार्ष जो क्षेत्र है हाथी रेंज है उसमें असम और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है। पूर्वी हिमालय का जो हाथी रेंज है उसके अंतर्गत मेघालय आता है। नीलगिरी पूर्वी घाट हाथी रेंज है उसके अंतर्गत कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है। दक्षिणी नीलगिरी हाथी रेंज उसके अंतर्गत केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। साथियों पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट में तमिलनाडु और केरल का क्षेत्र आता है। और पेरियार जो हाथी रेंज है उसमें केरल, तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। वो उत्तरी भारत के अंतर्गत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है।
आगे हम बात करें श्री विल्लीपुथुर हाथी रिजर्व, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में के अंतर्गत आता है। रायल हाथी रिजर्व ये आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। शिवालिक हाथी रिजर्व ये उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगा ही, और तराई हाथी रिजर्व भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में 2 हाथी रिजर्व हो गए। अब साथियों हम कुछ और बात करते हैं। एक अभियान चलाया गया है माइक परियोजना। इसका क्या है, हाथियों, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करना और कार्यक्रम का सचेत रूप दक्षिण एशिया में 2003 में पार्टियों के सम्मेलन में एक प्रस्ताव के बाद ये माइक कार्यक्रम शुरू किया गया था। और माइक का उद्देश्य क्या था, हाथी रेंज वाले देशों को उनके हाथियों की आबादी के उचित प्रबंधन और दीर्घकालिक संरक्षण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना था। अवैध शिकार के स्तर और प्रवृत्तियों को मापना और हाथियों की सुरक्षा के रुझानों में बदलाव सुनिश्चित करना था। एक अभियान और चला, हाथी मेरे साथी। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हाथी मेरे साथी, इसका क्या उद्देश्य था, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के साथ साझेदारी में हाथी मेरे साथी अभियान शुरू किया गया। और इसी के तहत 24 मई 2011 को दिल्ली में एलिफेंट 8 नामक एक मंत्र स्तरीय बैठक शुरू की गई थी। और इस एलिफेंट 8 में 8 देश भागीदार थे। वो देश कौन कौन से थे, एक बार सुन लीजिए आप। केन्या, श्रीलंका, बोत्सवाना, चाहे तो आप नोट भी कर लेना, मैं धीमे धीमे बोल रहा हूँ। एलिफेंट 8 जो देश थे उनका मंत्र स्तरीय सम्मेलन हुआ था। वो 8 देश कौन से थे। नंबर 1 केन्या, आगे लिख ही दे रहा हूँ। केन्या। नंबर 2 है आपका श्रीलंका। नंबर 3 की बात करें हम तो वो था बोत्सवाना। ये वही देश है जिनमें इनके अंतर्गत हाथियों की संख्या अच्छी है। नंबर 4 था कांगो गणराज्य है। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में आपका आता है तंजानिया। नंबर 6 की बात करें तो वो है आपका इंडोनेशिया। नंबर 7 देश है आपका थाईलैंड। और नंबर 8 है आपका भारत। तो 8 देश थे, इन्होंने मिलकर जो है एलिफेंट 8 क्या बनाया था, एलिफेंट 8 नामक एक मंत्र स्तरीय का सम्मेलन हुआ था। और साथियों आगे बात करें इनके बारे में, कुछ और बात करें तो एक और जो अगला प्रोजेक्ट एक लागू किया गया वो था आपका प्रोजेक्ट रीहैब। इसका उद्देश्य क्या था, रीहैब का फुल फॉर्म क्या है आपका, तो रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैकिंग यूजिंग विष। ये शुरू किया गया कर्नाटक राज्य में। रीहैब कहाँ शुरू किया गया, आपके कर्नाटक राज्य में। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जो है कर्नाटक सरकार द्वारा 2021 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया रीहैब। इसका उद्देश्य क्या था, मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पायलट परियोजना के रूप में प्रोजेक्ट रीहैब का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग विष, मतलब मधुमक्खियों के प्रयोग के द्वारा
मानव बस्तियों में हाथियों के हमले को विफल करने के लिए मधुमक्खियों द्वारा निर्मित एक बाड़ बनाने का कार्यक्रम था, जिसमें मधुमक्खियों का पालन किया गया। और यह परियोजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक पहल है, जो राष्ट्रीय शहद मिशन का एक उप मिशन है। इसके तहत ही कर्नाटक राज्य में ये रीहैब नाम का आपका जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इससे संबंधित प्रश्न भी बन सकता है। साथ ही एक गज उत्सव और मनाया गया। गज उत्सव, ये उत्सव गज उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 2023 में असम में। असम में जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें 2 दिवसीय गज उत्सव का आयोजन किया गया। और ये गज उत्सव इसलिए मनाया गया क्योंकि हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक उत्सव है। यह राज्य के बढ़ते मानव हाथी संघर्ष की तरफ ध्यान आकर्षित करने और समाधान खोजने के लिए वन और पर्यावरण विभागों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। यह प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर, कितने वर्ष? 30 वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य में मनाया गया था। साथ ही एक चीज़ हम और देखते हैं, जो हाथी है वो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। जैसे आप देखते हैं कि पुराने समय में राजा महाराजा जब कोई उत्सव शुरू होता था तो हाथियों से पुष्प वर्षा कराते थे या इत्र की वर्षा कराते थे। हाथी को जो है आप गणेश जी की जो है सनातन धर्म को लोग मानने वाले वो देखते हैं कि जो गणेश देवता है उनका मुख जो है वो हाथी का मुख है, तो हाथी को बहुत पूजनीय माना जाता है। भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, इसके लिए इनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जाते रहे। अब हम बात करते हैं हाथी दिवस की। तो 12 अगस्त को, ये प्रश्न इससे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, किस दिन को हाथी दिवस मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला हाथी दिवस एक विशिष्ट उत्सव है, जिसका उद्देश्य हाथियों से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा तथा संरक्षण की दिशा में कार्य करना है। तो साथियों, मैंने इस जो आपका हाथी रिजर्व है या हाथी संरक्षण परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु ले ली है। एक चीज़ और आपको बतानी थी, वो मैं अगली स्लाइड में आपको बता ही दे रहा हूँ। यहाँ पर भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। हाथी पुनर्वास केंद्र वो है आपका केरल के कोट्टूर में। कहाँ है? कोट्टूर, केरल। कोट्टूर, केरल में। इससे संबंधित प्रश्न भी बन सकता है। केरल। साथियों, मैंने इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा के लिए, वो मैंने सारे इसमें समाहित कर लिए हैं, उनका आंसर भी दिया है और आपको एक अच्छी तरीके से समझाया भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इस हमारे जो यूट्यूब चैनल है जीआईजी कोचिंग पॉइंट, उसको देखते रहिए, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और जो है साथियों, अपने दोस्तों को भी चैनल को लाइक करने के लिए शेयर सब्सक्राइब कराइए और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि हमारा जो नया वीडियो जैसे ही आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और किसी भी परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो मैं जो चैप्टर कवर कर रहा हूँ, चाहे वो आप यूपी पीसीएस से शुरू करें, आरओ एआरओ हो, आपका एसएससी हो, आरपीएफ का हो, यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, टेट, सीटेट, यूपी पेट, एसएसएस, यूपी एसएसएससी, सारी परीक्षाओं के लिए जो जीएस और जीके का कंबाइंड जो मैटर आता है उसका देखिए काफ़ी वाइड है। लेकिन मैं जो पॉइंट लेकर आता हूँ आपके लिए, जिस चैप्टर से संबंधित आप मेरे वीडियो देखेंगे तो उससे संबंधित यदि परीक्षा में कोई प्रश्न आया तो आपने अगर इसको ठीक से देखा है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट यदि आपने अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिए हैं तो आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, ऐसे मेरा दावा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग our YouTube channel GIG Coaching Point. For regular updates, like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.